नमस्कार। जीएस फ्रेंडली में स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें आती हैं और ये कितने खंडों में बटा हुआ है। इन सभी चीज़ों को हम लोग केस स्टडी के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 13 संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद में से है, क्योंकि यह न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करता है। क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 13 संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद में से है, क्योंकि यह न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करता है। न्यायपालिका चाहे तो अपने न्याय पे पुनर्विचार कर सकता है। इसकी शक्ति अनुच्छेद 13 देता है न्यायपालिका को। अनुच्छेद 13 4 खंडों में बटा हुआ है, खंड 1, खंड 2, खंड 3 और खंड 4। तो चलिए अनुच्छेद 13 खंड 1 को देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या चीज़ें हैं। अनुच्छेद 13 खंड 1 का संबंध संविधान लागू होने से पूर्व की विधि से है। अनुच्छेद खंड 1 का संबंध संविधान लागू होने से पहले के कानून से है, यानी अंग्रेजों के कानून से। संविधान लागू होने से पूर्व 26 जनवरी 1950 से पूर्व अंग्रेजों का कानून जब मौलिक अधिकार नहीं था। संविधान लागू होने से पूर्व यानी 26 जनवरी 1950 से पूर्व कि ऐसी प्रत्येक विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। क्या कह रहा है कि संविधान जब हमारा लागू हुआ उससे पहले जो अंग्रेजों का कानून था, यानी 26 जनवरी 1950 से पहले का जो कानून था, उसकी प्रत्येक ऐसी विधि जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है या उसे कम करती है, समाप्त करती है, तो वह कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य या अप्रभावी होगी। अगर कोई अंग्रेज़ों का कोई कानून या 26 जनवरी 1950 से पहले का कोई कानून हमारे मौलिक अधिकार को सीमित करता है या ख़त्म करता है, तो जिस सीमा तक वह हमारे मौलिक अधिकार का विरोधी है, उस सीमा तक वह कानून अप्रभावी या शून्य होगा। अर्थात संविधान लागू होने से पूर्व का हर कानून खत्म नहीं होगा। क्या कह रहा है कि संविधान लागू होने से पहले का सभी कानून खत्म नहीं होंगे, सिर्फ वही कानून अवैध होगा जो हमारे मौलिक अधिकारों के विरोधी है। संविधान लागू होने से पूर्व यानी 26 जनवरी 1950 से पूर्व का हर कानून खत्म नहीं होगा, रद्द नहीं होगा, सिर्फ वही कानून अवैध होगा जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसको खत्म करता हो, उसको सीमित करता हो या हमारे मौलिक अधिकार के विरोधी हो। और सिर्फ उसी सीमा तक अवैध होगा जिस सीमा तक वह मौलिक अधिकारों से टकराता है। पूरा रद्द नहीं होगा। कोई भी कानून अगर हमारे मौलिक अधिकारों का विरोधी है तो वह पूरा रद्द नहीं होगा, सिर्फ उसी सीमा तक रद्द होगा या उसी सीमा तक अवैध होगा। रद्द नहीं होगा, सिर्फ अवैध होता है, अप्रभावी हो जाता है। उसी सीमा तक अप्रभावी होगा जिस सीमा तक वह हमारे मौलिक अधिकारों से टकराता है। एक बार फिर सुनिए, कह रहा है कि संविधान लागू होने से पूर्व का हर कानून खत्म नहीं होगा, सिर्फ वही कानून अवैध होगा या अप्रभावी होगा जो हमारे मौलिक अधिकारों का विरोधी हो, और सिर्फ उसी सीमा तक अवैध होगा जिस सीमा तक वो हमारे मौलिक अधिकारों का विरोध कर रहा हो या हमारे मौलिक अधिकारों से टकराता है। अतः इससे स्पष्ट है कि संविधान के लागू होते ही भारत के प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 13 खंड 1 से यह गारंटी प्राप्त हो जाती है कि पहले से प्रवृत्त कोई भी कानून उसके मूल अधिकारों पर हावी नहीं होगा। मतलब संविधान अनुच्छेद 13 खंड 1 से भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान लागू होते ही अनुच्छेद 13 खंड 1 से भारत के प्रत्येक नागरिक को यह गारंटी प्राप्त हो जाती है कि पहले से यानी 26 जनवरी 1950 के पहले से अंग्रेज़ों का जो कानून है उनके वो हमारे मूल अधिकारों पर या मौलिक अधिकार पर हावी नहीं होगा। प्री में क्वेश्चन पूछता है कि आच्छादन का सिद्धांत किस अनुच्छेद द्वारा विकसित सिद्धांत है। तो आच्छादन या इक्लिप्स का सिद्धांत अनुच्छेद 13 के आधार पर विकसित हुआ है। अब देखते हैं कि आच्छादन का सिद्धांत है क्या। इस सिद्धांत के अनुसार यदि संविधान के लागू होने से पहले की कोई विधि
मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तो वह जिस सीमा तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है उस सीमा तक मौलिक अधिकार उसे आच्छादित या ग्रहण कर लेती है। कह रहा है कि संविधान लागू होने से पहले की कोई विधि यानी 26 जनवरी 1950 से पहले की कोई विधि या कानून हमारे मौलिक अधिकार से टकराता हो या हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हो, हमारे मौलिक अधिकार को कम या सीमित करती है, तो वह जिस सीमा तक हमारे मौलिक अधिकार को कम या सीमित करती है या हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है उस सीमा तक मौलिक अधिकार उस कानून को, उस विधि को आच्छादित या ग्रहण कर देगा या उस सीमा तक उस कानून को अप्रभावी कर देता है। यद्यपि विधि का वह हिस्सा रद्द नहीं होगा तथापि अप्रभावी हो जाता है। यद्यपि वो विधि का वो जो कानून है जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वह रद्द नहीं होता है, बस अप्रभावी हो जाता है। भविष्य में यदि मौलिक अधिकारों में संशोधन या अन्य किसी ग्रहण से वह विधि अन्य किसी कारण से, यह ग्रहण नहीं है, अन्य किसी कारण से वह विधि मौलिक अधिकारों की विरोधी नहीं रहती है तो आच्छादन समाप्त हो जाएगा और वह विधि पुनः प्रभावी हो जाएगी। कह रहा है कि भविष्य में यदि मौलिक अधिकारों में कुछ संशोधन होता है, संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संसद में विशेष बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन होता है और या फिर अन्य किसी कारण से वह कानून जो हमारे मौलिक अधिकारों का विरोधी है, हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, वह कानून, वह विधि हमारे मौलिक अधिकारों की विरोधी नहीं रहती है। जो कानून हमारे मौलिक अधिकार का विरोध करती है, भविष्य में उस कानून में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है और परिवर्तन के बाद वह हमारे मौलिक अधिकारों की विरोधी नहीं रहती तो आच्छादन समाप्त हो जाएगा और वह विधि पुनः प्रभावी हो जाती है। तो उस विधि पर जो आच्छादन है या वह विधि जो अभी तक अप्रभावी थी वह फिर से प्रभाव में आ जाएगी। आर्टिकल 13 खंड 1 और आच्छादन के सिद्धांत का महत्व है कि एक ओर इसके द्वारा संविधान लागू होने से पहले की उपयोगी विधियों को बचा लिया गया है, वहीं विधि का वह हिस्सा जो मौलिक अधिकारों में बाधा डालता है उसे अप्रभावी बना दिया गया है। कह रहा है कि अनुच्छेद 13 खंड 1 और आच्छादन के सिद्धांत का महत्व यह है कि एक ओर तो संविधान के लागू होने से पहले की जितनी उपयोगी विधि है यानी 26 जनवरी 1950 से पहले की अंग्रेज़ों का जितनी भी उपयोगी कानून हमारे लिए है उसे बचा लिया गया है, वहीं कानून का वह हिस्सा या विधि का वह हिस्सा जो मौलिक अधिकारों में बाधा डालता है, जो हमारे मौलिक अधिकारों को ख़त्म करता था, हमारे मौलिक अधिकार को सीमित करता था, उसे रद्द न करके अप्रभावी बना दिया गया है। नोट, आच्छादन का सिद्धांत शब्द सीधे तौर पे हमारे संविधान में नहीं है, इसका स्रोत आर्टिकल 13 खंड 1 है। अब चलिए अनुच्छेद 13 का खंड 2 देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है या इसका संबंध किससे है। इसका अनुच्छेद 13 खंड 2 का संबंध संविधान लागू होने के पश्चात यानी 26 जनवरी 1950 के बाद बनने वाली विधियों या भविष्य में बनने वाली विधियों से है। अनुच्छेद 13 खंड 1 का संबंध संविधान लागू होने से पूर्व की विधियों से था, लेकिन अनुच्छेद 13 खंड 2 का संबंध संविधान लागू होने के बाद की विधियों यानी 26 जनवरी 1950 की विधियों से है या भविष्य में बनने वाले कानून से है। अनुच्छेद 13 खंड 2 कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता हो, और जिस सीमा तक कोई कानून मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करेगा उस सीमा तक वह कानून अवैध होगा। अनुच्छेद 13 खंड 2 कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता है जो हमारे मौलिक अधिकारों को कम या सीमित करता हो या मतलब समाप्त करता हो। और जिस सीमा तक कोई कानून हमारे मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करेगा उस सीमा तक वह कानून अवैध होगा। अनुच्छेद 13 खंड 2 से यह विवाद पैदा हुआ कि संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं है। आर्टिकल 13 खंड 2 से हमारे सामने यह विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या संविधान संशोधन करके यानी संसद में विशेष बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन करके जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसे कम या समाप्त कर सकते हैं।
या मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं, इस चीज़ का विवाद आर्टिकल 13 खंड 2 से पैदा हुआ। नोट, मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं, इसका विवाद अनुच्छेद 13 खंड 2 से उत्पन्न हुआ। यह क्वेश्चन प्री में पूछ सकता है। चलिए देखते हैं कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं है। विभिन्न केसों के माध्यम से हम जानेंगे कि किस केस में अदालत ने अपना क्या विचार दिया या अपना क्या तर्क दिया। शंकरी प्रसाद केस, एक केस हुआ था शंकरी प्रसाद केस 1951 में। इसमें अदालत ने कहा था कि मौलिक अधिकार संशोधनीय हैं। शंकरी प्रसाद केस 1951 में हुआ था। इसमें अदालत ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। इस कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार कहा था कि मौलिक अधिकार में संशोधन किए जा सकते हैं। साधारण बहुमत से तो नहीं, लेकिन विशेष बहुमत से संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को खत्म कर सकते हैं और यह आर्टिकल 13 खंड 2 की विधि नहीं मानी जाएगी। कह रहा है कि साधारण बहुमत से तो नहीं, लेकिन संसद में अगर विशेष बहुमत के प्राप्त हो जाता है तो उसके द्वारा हमारे मौलिक अधिकार को खत्म किया जा सकता है। यह किस केस में कहा गया, तो शंकरी प्रसाद केस में कहा गया कि मौलिक अधिकार को विशेष बहुमत के द्वारा खत्म या समाप्त किया जा सकता है या मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। एक दूसरा केस हुआ था सज्जन सिंह केस 1965 में। दूसरा केस हुआ था सज्जन सिंह केस 1965 में। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। तीसरा एक केस हुआ था, इसमें ये प्री में पूछ भी सकता है क्योंकि पहली बार इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय को पलट दिया था। तो ये केस था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस 1967 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है, चाहे वो साधारण बहुमत से तो कभी होगा नहीं, लेकिन विशेष बहुमत से भी मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान संशोधन या विशेष बहुमत के द्वारा भी मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह केस था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मौलिक अधिकार संशोधनीय नहीं है। अब प्री में एक क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड पूछ सकता है कि इस केस में एक सिद्धांत दिया गया भविष्य लक्ष्य अध्यारोहण का सिद्धांत। इस केस में एक सिद्धांत दिया गया था भविष्य लक्ष्य अध्यारोहण का सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं कि भविष्य लक्ष्य अध्यारोहण का सिद्धांत क्या है। भविष्य लक्ष्य अध्यारोहण सिद्धांत के अनुसार न्यायालय का निर्णय भविष्य लक्ष्य होगा, अर्थात वह निर्णय सुनाए जाने की तिथि के बाद के मामलों पर लागू होगा। निर्णय सुनाए जाने से पहले के मामले प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन यदि भविष्य में संसद संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है तो न्यायालय ऐसे संविधान संशोधन को ही अध्यारोहित या समाप्त कर देगी। कह रहा है कि न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि भविष्य लक्ष्य अध्यारोहण के सिद्धांत के अनुसार न्यायालय का निर्णय भविष्य लक्ष्य होगा। यानी अगर कोई कानून आज बनता है तो जो न्यायालय निर्णय सुनाएगी वो आज के अभी आज के तिथि में अगर कोई कानून बनता है तो न्यायालय आज की तिथि पे अपना निर्णय सुनाएगी, न कि कल के पिछले अपने भूत में जाकर कोई निर्णय सुनाएगी। अर्थात वह निर्णय सुनाए जाने की तिथि के बाद के मामलों पर होगा। यानी जैसे आज कोई केस न्यायालय के पास जाता है और न्यायालय उस पर डिबेट करके कोई निर्णय सुनाती है तो वह पहले के मामलों पर लागू न होकर और उस तिथि के बाद के मामलों पर लागू होगा। निर्णय सुनाए जाने से पहले के मामले उससे प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन यदि भविष्य में संसद संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है
तो न्यायालय ऐसे संविधान संशोधन को ही समाप्त कर देगी। कह रहा है कि अगर भविष्य में संसद संविधान संशोधन के द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करने जैसा कोई कानून बनाती है, निर्णय सुनाती है, तो न्यायालय ऐसे संविधान संशोधन को ही कम कर देगा या समाप्त कर देगा। अनुच्छेद 13 खंड 3 के अनुसार विधि के अंतर्गत विधायिका का कानून, अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचना, प्रथा सभी शामिल होंगे। अब देखते हैं खंड 4 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन जो 1971 में हुआ में अनुच्छेद 13 खंड 4 जोड़ा गया। 24वें संविधान संशोधन 1971 में अनुच्छेद 13 खंड 4 जोड़ा गया। अनुच्छेद 13 खंड 4 के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि अनुच्छेद 13 खंड 2 संविधान पर लागू नहीं होगा, अर्थात संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं। अनुच्छेद खंड 2 में कहा गया था कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है। लेकिन 24वां संविधान संशोधन द्वारा जब अनुच्छेद 13 खंड 4 जोड़ा गया तो इसमें कह दिया गया कि अनुच्छेद 13 खंड 2 संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा, अर्थात संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं। एक केस हुआ था, ये काफ़ी चर्चित केस था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973 में हुआ था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस, इसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकार संशोधित किए जा सकते हैं। संसद में विशेष बहुमत के द्वारा मौलिक अधिकार को संशोधित किया जा सकता है। इस केस में एक प्रीवियस क्वेश्चन पूछता है कि मूल ढांचे का सिद्धांत किस केस से विकसित हुआ। तो मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस से मूल ढांचे का सिद्धांत आया। अब वर्तमान स्थिति देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार पे जो वर्तमान स्थिति है, मूल ढांचे का सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि इसमें मौलिक अधिकार में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं होगा। अब वर्तमान स्थिति देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं, उसका वर्तमान स्थिति क्या है या न्यायालय का निर्णय वर्तमान में क्या है। अतः वर्तमान में स्थिति यह है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। वर्तमान में जो चल रहा है उसमें स्थिति यह है कि संसद विशेष बहुमत के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मौलिक अधिकारों में संशोधन सदैव विशेष बहुमत के द्वारा होगा। जब कोई कानून बनता है तो संसद में साधारण बहुमत से भी कानून बन जाता है, लेकिन जब उस संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, संविधान में संशोधन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए संसद में विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। तो कह रहा है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन सदैव विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है, साधारण बहुमत के द्वारा नहीं। यदि मौलिक अधिकारों में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं होगा। कह रहा है कि यदि मौलिक अधिकारों में कोई मूल ढांचा है तो वह संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे आर्टिकल 13 ख़त्म हुआ। कल से हम लोग आर्टिकल 14 शुरू करेंगे, समानता का अधिकार, पूरा पढ़ेंगे 14 से लेकर 18 तक। तो कल 14 शुरू करेंगे। अब ये वीडियो कैसी लगी आपको, ये आप अगर इसमें कोई कमी हो या कुछ आपको बताना हो, कोई भी चीज़, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। जय हिंद।